चलिए, तो आपके चेहरे की ये खुशी कई सारी चीज़ों को परिलक्षित कर रही है। जी मैं सर। अपने इस प्लेटफ़ॉर्म में सबसे पहले तो आपको इस ग्रैंड सक्सेस के लिए कि मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज़ एग्ज़ामिनेशन में आपने सफलता प्राप्त की, इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएँ प्रोवाइड करता हूँ, थैंक यू सर। व्यक्तिगत रूप से भी और संस्था की तरफ से भी। थैंक यू सर। अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि आप शिवम सोनी हैं और आप बेसिकली ग्वालियर ज़िले से बिलॉन्ग करते हैं। बहुत हद तक अभी शिवम ही अपनी इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी से लेकर के सफलता की उस यात्रा को के बारे में आपके साथ अपने जो अनुभव हैं उन्हें साझा करेंगे। तो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को ना खींचते हुए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, सीधे बिंदु पर आता हूँ। अपने बारे में कुछ बताइए शिवम? Sir, myself Shivam Soni. जी, I'm basically from Dabra. Dabra is a tehsil, part of Gwalior district. And so I have completed my schooling from Dabra. I have completed my graduation in graduation in law from Mahan Lakshmibai Government College of Excellence. And I'm currently pursuing my LLM from the ITM College Gwalior. And so this is my second attempt of MPCJ and first interview. गुड, गुड। तो ऐसी क्या एक प्रोबेटिव फ़ोर्स थी जिसने आपको न्यायाधीश पद के लिए तैयारी करने के लिए एक एक बल प्रदान किया? सर मैं टू बी वेरी फ्रैंक जब मैंने स्टार्ट किया था लॉ मैंने बी एल एल बी स्टार्ट किया पापा एडवोकेट हैं तो घर का माहौल वैसा ही रहा सर क्योंकि मतलब घर पे देखता गया मैं वही एटमॉस्फेयर है अधिकारियों वाला तो एटमॉस्फेयर तो बन चुका था कि हाँ मन बन चुका था कि कुछ लॉ की फील्ड में करना है लेकिन सर जुडिशरी का मेरा मन नहीं था मैंने डिसाइड नहीं किया था कि जुडिशरी करना है या law, फैमिली मेंबर या उससे रिलेटिव जो भी हैं उनको न्याय मिलता है तो मुझे लगता है सर कि उन फेसेस ने उन उस टाइम ने मुझे एक तरीके से इंस्पायर किया कि मुझे जुडिशरी में ही आना चाहिए और जैसा मैं समझता हूँ मेरा जो नेचर है वो ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल है तो मुझे लगा कि ये प्रोफेशन मेरे लिए बेस्ट है। बहुत अच्छा। शिवम जैसा कि आपने बताया कि आपका ये दूसरा प्रयास रहा है और यस कई सर। बार जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, उनके जी नज़रिए से सर। भी अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि आखिर किस-किस प्रकार की परेशानियाँ या किस-किस प्रकार की परेशानियों का तात्पर्य यहाँ पर स्ट्रगल से है, उस संघर्ष से है, जो इस प्रिपरेशन की जर्नी में हर एक वो विद्यार्थी निश्चित तौर पर अनुभूति करता है। तो यहाँ पर मेरा एक प्रश्न उन विद्यार्थियों की तरफ से भी है कि आखिर जो कुछ कुछ मिथ्स इसमें ऐड हैं कि हमें क्या 12-12, 15-15 घंटे की पढ़ाई करनी है या हमें क्या सारे बेयर एक्ट्स के उन प्रोविजंस को एज़ इट इज़ याद रखना है। अब ये सच्चाई है, ये मिथ है या इस जिस भी प्रकार की चीज़ें हैं, इस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए उन विद्यार्थियों के लिए, जो अपने लिए ये समझ सकें कि मुझे इस पर्टिकुलर फ़ील्ड को अपने जीवन में अपनाने के लिए ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनको परिपालित करना होगा, जिनको समझना होगा? यस सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया लोगों तक ये बातें बताने के लिए पहुंचाने के लिए। सर सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम टाइम लिमिट के बारे में, घंटों के बारे में। तो सर ऐसा कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई टाइम लिमिट है कि सर्टेन कि आपको 12 घंटे या 15 घंटे पढ़ना ही है। हुँ, लेकिन सर अगर आपका फोकस है जुडिशरी, आपका फोकस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपका बड़ा एम है, तो मुझे लगता है आपको मैक्सिमम टाइम क्योंकि आपके पास अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास करने के लिए कुछ और काम नहीं है, तो सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलप करिए अपनी और अपनी एम पे फोकस करिए। तो सर मैं समझता हूँ कि इतना टाइम तो आपको देना चाहिए। हाँ, अगर आप 12 घंटे, 15 घंटे दे सकते हैं, तो बिल्कुल देना चाहिए। किसी-किसी की कैपेसिटी ऐसी होती है, वो 8 घंटे में कवर कर लेता है, कोई 15 घंटे में कवर कर पाता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन सर एक जैसे मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा इसमें कि एस्पिरेंट पढ़ते तो हैं, जैसे मैं भी पढ़ता था, लेकिन उसको डाइजेस्ट करना, रिट्राइव करना, चीज़ों को करेक्ट, रिकॉल करना, करेक्ट, ये बहुत ज़रूरी है। जब पहले मैंने फर्स्ट जो मेरा अटेम्प्ट था, उस अटेम्प्ट में जो मेरा प्रीलिम्स था, उस प्रीलिम्स से पहले ही मुझे किसी ने एडवाइस किया कि शिवम रिट्राइव करो, रिकॉल करो और मुझे लगता है कि उसने मुझे हेल्प किया और इस एग्ज़ाम में अगर मैं देखूँ, इस एग्ज़ाम में मैंने इतनी मेहनत नहीं की, जितनी मेहनत मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम में की थी अपने, लेकिन करेक्ट। चीज़ों को रिट्राइव किया, रिकॉल किया, उसने बहुत हेल्प किया। तो रिट्राइव करना बहुत ज़रूरी है सर। तो इसके अलावा जो बेरेट के प्रोविजंस हैं एज इट इज याद करना है नहीं करना है तो मुझे लगता है कि एज इट इज याद तो कोई नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए पर हाँ उसका जो जिस्ट है उसके
की एलिमेंट्स हैं, जैसे चोरी है, थेफ्ट है, उसके 5 एलिमेंट्स हैं। वो 5 एलिमेंट हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगर 5 एलिमेंट हमारे दिमाग में है, 5 करेक्ट। एक्सप्लेनेशन हमारे दिमाग में है, तो कोई भी इलस्ट्रेशन, कोई भी प्रॉब्लम, या चाहे वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हो या ऐसा हो, वो गलत नहीं होगा मुझसे। हुँ, तो सर मुझे लगता है कि एज वो सेक्शन का बेस, सेक्शन का जिस्ट क्या कह रहा है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कैसे समझाओगे किसी को, वो आपको पता होना चाहिए। वो हुँ, आपकी कमेंट्री बुक से या किसी से डिस्कस करके आपको आ सकता है, या किसी समझ के आपके आ सकता है। करेक्ट। यस सर। अच्छी बात है शिवम, मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर जवाब से कई सारे बच्चों को, कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को काफ़ी हद तक क्लैरिटी होगी, स्पष्टता होगी कि आखिर उन्हें इस प्रकार के एग्ज़ामिनेशन में अपना ओरिएंटेशन कैसे रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी बातें हैं क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर इंटरैक्टिव सेशन को इस रूप में रखना चाहता हूँ ताकि ये उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के ज़्यादा बेनिफिट के लिए हो। तो मैं कुछ और भी यस ऐसे सर। क्वेश्चन आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इफ द पर्सन इज गेटिंग टू इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द थ्री फेजेस कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी हमें प्रिपेयर करनी है, मेंस एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी है और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अपने आप में एक बहुत अहम रोल अदा करता है। तो इन तीनों जी सर। फेजेस में बच्चे को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और बहुत हद तक मैं आपसे एक चीज और उम्मीद करूंगा कि आप इस बात पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि जो बच्चे, क्योंकि आजकल के बच्चे निश्चित तौर पर अपने 5 ईयर लॉ कोर्स में या 3 ईयर लॉ कोर्स में बहुत जल्दी प्रिपरेशन में आ रहे हैं, मींस थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यस ऐसी सर। सिचुएशन में उन्हें किस प्रकार के स्ट्रेटजी को और प्लानिंग को फॉलो करना चाहिए? एक बार इस पर आप कुछ बताएं। यस सर। सर सबसे पहले तो ये कि फाउंडेशन, एक बैच पढ़ना किसी भी टीचर से, कुछ भी कोई भी टीचर जो हमको बहुत अच्छे से लॉ पढ़ा सके, एक फाउंडेशन बैच पढ़ना बहुत जरूरी होता है, फाउंडेशन कोर्स। सर इसके अलावा सिर्फ पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, किसी का विजन, किसी की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसके अलावा 5 साल का हमारा लॉ है, और मुझे लगता है कि 5 साल के लॉ के दौरान हमें लॉ के जो एकेडमिक सब्जेक्ट है वो तो पढ़ना ही चाहिए। जुडिशरी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो जरूरी है, लेकिन सर अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इस एग्जाम में लास्ट स्टेज इंटरव्यू है, वो हुँ, आपके पढ़ने से क्वालिफाई नहीं होती है। मेरा सर पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आपने जो मुझे गाइडेंस दिया उसने मुझे काफी हेल्प किया। मेरा सर ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है। वो आप मल्टीपल चीजों में पार्ट लेकर, या वर्कआउट करके, या फिर किसी चीज आपकी हॉबी पर वर्क करके। तो जैसे मैं क्या करता था, जितने भी मुझे मौके मिलते थे मैं इंटर्नशिप करता था, मूड कोर्ट करता था, डिबेट्स करता था, यूथ पार्लियामेंट्स करता था, या फिर लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, वर्कआउट करता हूँ, अपनी हॉबी सिंगिंग है उस पर वर्क करता हूँ। इन चीजों में मुझे मेरी जो पर्सनैलिटी है उसको काफी डेवलप किया, हेल्प किया। तो इसके अलावा वो जो 5 साल का टाइम होता है, मैं समझता हूँ उस टाइम में हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हमारा फोकस सही हो। इसके अलावा सर 5 साल कंप्लीट होने के बाद प्रीलिम्स की एक अलग स्ट्रेटेजी है, मेंस की एक अलग स्ट्रेटेजी है, और इंटरव्यू की अलग स्ट्रेटेजी है। आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है, पर अब आपको पढ़ना है, आपके सामने प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो आपको प्रीलिम्स के पर्पस से आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लगाने पड़ेंगे। आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, सर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या किया, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो थे उनको एनालाइज किया, 2-3 बार एनालाइज किया कि किस टाइप पर एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहे हैं, या कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर कैसे एग्जामिनर पूछ सकता है, उसको एनालाइज किया। फिर उनके ऑब्जेक्टिव्स लगाए मैंने, अच्छी अच्छी बुक्स लेके आया, 2-3 बुक्स मैंने परचेज की। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज मैंने फॉलो की। मैंने सर टेस्ट सीरीज जो है काफी सारी फॉलो की थी, उन्होंने काफी हेल्प किया, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही ऐसी चीज है जो बताती है आपका लेवल कहाँ है और उसको हुँ, कितना आप इनहांस कर सकते हो। करेक्ट। तो सर प्रीलिम्स के लिए आपकी एक अलग स्ट्रेटेजी है, मेंस के लिए आपको 4 पेपर है। फिर अक्सर क्या होता है, जो एस्पिरेंट होते हैं वो फर्स्ट पेपर पे और थर्ड पेपर पे वर्क करते हैं, जो वो करेक्ट। काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ, लेकिन सर सेकंड और फोर्थ पेपर ही है जिसकी बदौलत आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, हुँ, और उसकी टीचर्स गाइडेंस भी नहीं देते, और बच्चों को मिल भी नहीं पाता है, क्योंकि इतना एजुकेशन लेवल नहीं है। इसके अलावा सर रीजन ये भी है कि उसकी स्पेसिफिक स्टडी करा, मतलब हर कोई नहीं कराता है, हुँ, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। वो सर मार्क गेनिंग एग्जाम पेपर्स होते हैं, उनमें अगर आप अच्छे से वर्क कर सकते हो। सर मैं, क्योंकि मैंने देखा है फर्स्ट थर्ड पेपर आप कितना भी अच्छा हो, टॉपर्स के 100 में 70 मार्क्स आएंगे, एवरेज के 60 आएंगे, और जो बेकार है उसके 30-40 आएंगे। करेक्ट। पर जो जो जजमेंट में 100 में से 70 ला रहा है, या जो ऐसे या ट्रांसलेशन पेपर में 100 में से 80 ला रहा है, वो क्वालिफाई करेगा। और हुँ, लास्ट टाइम मेरा एग्जाम मेंस क्वालिफाई ना होने का रीजन मेरा जजमेंट ही था, उसको मैंने स्ट्रॉन्ग किया, और मुझे लगता है इसका जो स्कोर मुझे मिला है वो उसकी बदौलत ही मिला है। तो ऐसा करना है, स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है, वो चारों पेपर की स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी करनी फॉलो करनी है, और उनकी स्पेसिफिक स्टडी स्टडी आपको करना पड़ेगी।
इसके बाद सर इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू के लिए भी आपको काफ़ी सारे मॉक्स देना पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप चेक नहीं करोगे खुद को कि मेरा इंटरव्यू कैसा होने वाला है, कैसा हो सकता है, तब हुँ। तक आप वहाँ परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे। तो हर एक एग्ज़ाम की अपनी-अपनी एक स्ट्रैटेजी, अपनी एक डायरेक्शन है, उसको स्पेसिफिकली फ़ॉलो करना है, टेस्ट सीरीज़ को फ़ॉलो करना है और अच्छा गाइडेंस लेते रहना है आपको। शिवम, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, कई बार अपने एग्ज़ामिनेशन के इस प्रिपरेशन में मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो अपने फर्स्ट और थर्ड पेपर लॉ पेपर 1 एंड लॉ पेपर 2 को तो बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल लैंग्वेज सेक्शन का है, यानी ट्रांसलेशन सेक्शन है, आर्टिकल राइटिंग है, समराइज़ेशन है और उसके साथ जजमेंट राइटिंग फोर्थ पेपर के तौर पर है। तो इस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा पाते, विशेषकर लैंग्वेज पेपर तो बिल्कुल नहीं लगा पाते। और ट्रांसलेशन सेक्शन अपने आप में या यूँ कहें लैंग्वेज सेक्शन अपने आप में बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। और यस उसमें सर। अगर थोड़ी-सी मेहनत कर ली जाए तो बहुत अच्छे नंबर सिक्योर किए भी जा सकते हैं। लेकिन जी उस सर। ओर अगर ध्यान केंद्र करते हुए मेहनत की जाए तो संभव होगा। सिर्फ़ ये मात्र सोच लेने से कि हमारा लॉ पेपर मजबूत हो जाए और हम रेस्ट ऑफ द पेपर्स को एट द मोमेंट हम अपना परफॉर्मेंस दिखाएँगे, तो वो निश्चित तौर पर यस कहीं सर। न कहीं ऐसे कैंडिडेट्स के लिए घातक साबित होता है। तो ये जी सर। आपका जो सार्थत्व रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल उचित है और इस बात का मैं समर्थन भी करता हूँ। ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूँ कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड एंड हाउ डू यू ओवरकम फ्रॉम दोज़ काइंड ऑफ चैलेंजेस व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग फॉर योर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन तो क्या कहेंगे आप? सर काफ़ी लॉन्ग जर्नी थी, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन थी यूजीसी की वो सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी। हुँ, ऑल्दो उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लॉ के वर्ड्स जो थे, अब टीचर पढ़ा रहे हैं, मेरे जो सर हैं वो मुझे पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो वर्ड ऐसे थे समझ नहीं आते थे। थर्ड ईयर आते-आते, फोर्थ ईयर आते-आते चीज़ें समझ में आने लगी। मुझे डायरेक्शन मिला, मैंने काम करना शुरू किया। सर जर्नी काफ़ी लंबी थी, कोविड से मैं घर पर ही हूँ, कोविड से सिर्फ उनको चीज़ों को डील कर रहा हूँ। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन सर पार्ट ऑफ जर्नी होते हैं, पीछा करते हैं आपका वो। हुँ, हुँ, वो आपके साथ-साथ चलते हैं। करेक्ट, लेकिन सर मुझे नहीं पता था कि मैं जुडिशियल ऑफिसर बनूँगा या नहीं बनूँगा, ये मेरे हाथ में भी नहीं है। मेरे हुँ, हाथ में बेस्ट परफॉर्मेंस है। सर मैं अच्छे-अच्छे जो लीजेंड रहे हैं, उनके कोट्स पढ़ता था, उनको समझता था इन्होंने क्या फॉलो किया है। तो एमएस धोनी की एक बात याद आती है, हुँ, वो कभी भी रिजल्ट पे फोकस नहीं करते हैं। मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो बोलते हैं, मैं प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। तो सर प्रोसेस को ही मैंने फॉलो किया कि मैं एग्ज़ाम देने आया हूँ, मुझे बेस्ट देना है, रिजल्ट क्या होगा ऊपर वाला जाने, पर मैं बेस्ट देने आया हूँ और बेस्ट देकर ही जाऊँगा। मुझे सैटिस्फैक्शन होना चाहिए कि वो जो काम मैं कर रहा हूँ, वो मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो करेक्ट, सर यही किया मैंने। सर इसके अलावा अगर मैं कुछ बताना चाहूँ कि क्या चीज़ ऐसी है जो जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। हाँ, सर कोविड का टाइम कितना टिपिकल था, फाइनेंशियल क्राइसिस क्राइसिस भी थे। बिल्कुल कोर्ट सही, बंद थे, तो पापा की इनकम भी बंद थी 1 साल से। ट्रू, लेकिन सर मेरे पेरेंट्स जो हैं, वो मेरे लिए बैकबोन है। मेरी मम्मा जो है मुझे बताती है, "शिवम मेडिटेशन करो, इन चीज़ों को आप हैंडल कर पाओगे।" तो मेडिटेशन एक वो तरीका था जिस तरीके से मैंने अपने डिप्रेशन को, अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल किया। मैं पैनिक करता था, कभी-कभी चीज़ें तोड़ भी देता था गुस्से में, एंगर में। लेकिन सर मेडिटेशन करके मैं चीज़ों को हैंडल करता था। और 2 ही चीज़ें हैं, एक मेडिटेशन और दूसरा चीज़ों को रिकॉल करना, रिट्राइव करना। मैं सो रहा हूँ, जैसे बेड पर लेट गया हूँ 10 बजे, 10 से 12 बजे तक मैं वो चीज़ें जो मैंने पढ़ी हुई हैं, आज पढ़ा हुआ है, कल पढ़ा हुआ है, 2 दिन पहले पढ़ा हुआ है, वो चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। मैं ब्रश करने से पहले वो चीज़ों को दिमाग में रिट्राइव कर रहा हूँ, या फिर कहीं बैठा हुआ हूँ शांत, वो चीज़ों को रिट्राइव कर रहा हूँ। सर मैं दिन भर उसी प्रोसेस में ही रहता था। मतलब मैंने अपने आस-पास एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लिया था। मैं अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिलता था, अपने रूम में, जिस रूम में बैठा हुआ हूँ, इसी रूम में रहता दिन भर। 3 साल से इसी रूम में ही हूँ। किसी से मिलता नहीं, कहीं जाता नहीं। मेरे कॉलोनी वालों को पता नहीं है कि मैं इस रूम में रहता हूँ, नहीं पता। लेकिन सर जो मैंने इन्वेस्ट किया, जो सफ़र किया, जो सैक्रिफाइस किया, वो आज वर्थ इट है। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट, सर मैं बताऊँ अपना, तो आई वाज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट माय स्कूलिंग लाइफ। एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो वो चीज़ मैंने अपनाई, और एक ज़िद थी कि करना ही है। तो सर मुझे लगता है कि इसीलिए मैं यहाँ पहुँच गया, और बाकी लोगों का सपोर्ट रहा, तो फ्रेंड्स मेरे अच्छे हैं। निस्संदेह, निस्संदेह। आपने जो अपनी चुनौतियाँ बताई हैं, आपने जो अपने संघर्ष के इन दिनों के बारे में अभिव्यक्त किया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर ऐसा कैंडिडेट जो किसी न किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो या अभी अपने स्वाध्याय में लगा हुआ है, तो ये एक तपोवन में तप की अवस्था है। जैसा कि जी आपने सर। कहा कि आप एक ही कमरे में 3 वर्ष से आफ्टर योर बीइंग ग्रेजुएटेड आप उसमें अपनी ध्यानावस्था में अपने इस एग्ज़ामिनेशन के लिए
फोकस्ड होकर के तैयारी में लगे हुए हैं। दूसरा जो जी सर। इम्पोर्टेंट एलिमेंट आपने अपनी तैयारी के दौरान अनुभूत की है, उसके बारे में जो आपने अभिव्यक्ति दी कि आपने आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, आपने एक प्रोसेस को एन्जॉय किया। तो ये जर्नी प्रोसेस के बारे में अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से कहता भी हूँ कि आपको सबसे पहले सीखना है हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रिपरेशन। अपनी तैयारी के लिए आपको कैसे तैयार होना है, पहले आपको ये सीखना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो क्रिएशन है, जब इस माहौल में आप इस तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं कि आपको कोई दूसरी अन्य चीज़ दिखाई नहीं देती, तभी यस आप सर। अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं और तभी वो चीज़ फलित भी होती है। तो जी निश्चित सर। तौर पर इस पर इसे ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपने यहाँ पर डिस्कस किया है। मैं समझता हूँ कि उन सभी जुडिशियल एस्पिरेंट्स को ये काफ़ी हेल्प भी करेगा, काफ़ी मदद भी देगा। उनको एक संबल देगा, एक इंस्पिरेशन भी देगा कि वो जिस दिशा में है, जिस डायरेक्शन में है, वो दिशा एक दिन उन्हें सफलता की उस मंजिल तक अवश्य पहुँचाएगी। शिवम, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी जब आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस बोर्ड मेंबर के समक्ष इंटरव्यू में अपीयर हुए, तो आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? यस और सर। कैसा रहा ये अनुभव कैसा रहा? सर, जब मैं एंटर कर रहा था उस टाइम काफी पैनिक थोड़ा हो रहा था। पैनिक पूरे दिन पैनिक नहीं था। हुँ, कूल था, रिलैक्स था। व्हाट्सएप पर जो भी पढ़ रहा था, अपने आप को पैनिक कर होने से बचाया मैंने। हाँ, और सर, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूं। जो 10 मिनट का वो जो गलियारे में मैं था, और मेरे से पहले जो कैंडिडेट थे वो अंदर थे। उस टाइम मुझे काफी पसीना आ रहा था और मैं बार बार अपना हैंकी निकाल कर पसीना साफ कर रहा हूँ, और गार्ड से पूछ रहा हूँ कि आई एम ओके, मेरी ड्रेस ठीक है, मेरी यूनिफॉर्म ठीक है। लेकिन ओके सर, फिर सर। एकदम से क्या हुआ, जो मेडिटेशन में कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो एक चीज ने मुझे अंदर से एक आवाज करी, शिवम बी काम, बी पेशेंट। और मैं सोच लिया कि नहीं, मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई होगा या मैं बनूंगा नहीं बनूंगा मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं करना है मुझे, इतना ऐसे पैनिक नहीं होना है। मैं बेस्ट देने आया हूँ और बेस्ट देकर ही जाऊंगा। और मतलब कि एटलीस्ट मैं जो हूँ वो बता सकूं। अगर मैं पैनिक रहूंगा तो मैं वो बता नहीं पाऊंगा जो मैं हूँ। तो मैंने डर निकाल दिया कि मैं बनूं ना बनूं पता नहीं, और जो होगा अच्छा होगा। तो मैंने डर निकाल दिया, मैं डर निकाल के अंदर एंटर किया। अंदर एंटर करने के बाद कुछ क्वेश्चन मुझसे प्रैक्टिकल बेसिस पूछे गए, और कुछ क्वेश्चंस मुझसे ऐसे पूछे गए जो डायरेक्ट लॉ से थे, डायरेक्ट लॉ के सेक्शन भी पूछे गए। इसके अलावा जो प्रेजेंट एक्सपेक्ट में क्या केसेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट आ रहे हैं, क्या हुँ, समाज में घटना घट रही है, वो पूछे गए। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है वो पूछे गए। सर, लेकिन अगर इसका सार देखा जाए तो मैं समझता हूँ वो टॉपिक्स एक बात करने का तरीका है कि आपसे बात करनी है। हाँ, वो वहां पर कुछ चीजें हैं ऐसी चेक कर रहे हैं कि आप ऑनेस्ट हो या डेडिकेटेड हो। ये चीजें चेक की जा रही हैं, मतलब कि आपकी ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। बाकी सर, नॉलेज तो वो चेक कर ही लेंगे, आपकी बात करके उन्होंने चेक कर ही लिया मेंस में, और वैसे भी कर लेंगे। तो सर, वहां पर है ना, कुछ क्वेश्चन मुझसे लपेट कर घुमाकर भी पूछे गए, पर मैं हुँ। काम रहा। शायद वो मेडिटेशन ही था जिसने मुझे मुझे हेल्प किया काम रहने में, और मैं उसका आंसर कर पाया। तो सर, यही था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जिस प्रकार से आप बता पा रहे हैं कि इंटर में किस-किस प्रकार से प्रश्न हुए हैं, तो इसमें कई बार बच्चों के दिमाग में एक भ्रांति रह जाती है कि सर क्या केवल लॉ बेस्ड क्वेश्चन होंगे या प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी क्वेश्चन होंगे या प्रोफेशनल बेस्ड क्वेश्चन होंगे या हमारी व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। तो इंटरव्यू का जो फ़ेज़ है, वो इस प्रकार का फ़ेज़ होता है जिसका जैसा कि आप तो अभी अनुभव करके ही आ रहे हो कि एक ऐसा फ़ेज़ है जहाँ पर हर प्रकार की चीज़ें जिस जिस चीज़ से आपका संबंध है, उन सभी चीज़ों से प्रश्न बनने की संभावनाएँ रहती हैं। तो आपको उसके जी लिए सर। ठीक तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए और इसकी भी प्रैक्टिस आपको शुरुआत से ही करनी चाहिए। जी सर। तो ये भी एस्पेक्ट आपने बिल्कुल ठीक समझाया, बिल्कुल ठीक बताया। चलते-चलते मैं अंतिमतः ये पूछना चाहूँगा कि ऐसी और कौन-सी चीज़ें हैं, कौन-सी ऐसी स्ट्रैटेजी है, कौन-सा ऐसा एक मूल मंत्र होगा, सीक्रेट सॉस ऑफ रेसिपी होगी, जो आप अपकमिंग जुडिशियल एस्पिरेंट्स को या उन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को जो अभी इस प्रकार की एक कठिन मेहनत के दौर से गुज़र रहे हैं और किसी न किसी रूप में कुछ ऐसी गलतियों की वजह से वो अब इस सफलता को प्राप्त कर पाने में चूक जा रहे हैं। तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप यहाँ पर साझा करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? सर, पहला तो ये कि रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपको प्रोसेस को एन्जॉय करना है। सर, मैंने ये सोच लिया था कि मुझे ज़िंदगी भर पढ़ना है। मैं इस प्रोसेस को एन्जॉय करना स्टार्ट कर दिया था, और मुझे मज़ा भी आता था, फ़ील अच्छा करता था कि ठीक है, ये पढ़ने को मिल रहा है, ये पढ़ने को मिल रहा है। तो आपको प्रोसेस को एन्जॉय करना है। दूसरा, आपको चीज़ें रिकॉल ही करना पड़ेंगी, रिट्राइव ही करना पड़ेंगी। आपने कितना भी पढ़ लिया है, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, रिट्राइव नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ें याद नहीं आएँगी। तो आपको सर ये 2 चीज़ें फ़ॉलो करनी है अगर आपको जल्दी क्वालीफ़ाई करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफ़ाई करना है। लोग करते हैं सर, अगर चीज़ें फ़ॉलो करते हैं तो वो करते हैं, कर सकते हैं क्वालीफ़ाई। करेक्ट, सर, यही 2 चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक।
ठीक है शिवम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं इंस्टीट्यूशन की तरफ से, व्यक्तिगत अपनी तरफ से आपको आगामी भविष्य की बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं इस बात की आशा भी करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप अपने निर्णयों के माध्यम से जाने जाएँ। आप थैंक यू आगामी सर। समय में जिस प्रकार से न्यायाधीश के रूप में पीठाधीश हो रहे हैं, उसमें उन लोगों के लिए, आम जनता के लिए, देश के लिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप में देश के लिए आप ऐसे न्याय निर्णय पारित करें कि वो एक अपने आप में मिसाल बने, एक नज़ीर बने और पूरी शुभकामनाएँ हैं, पूरी शुभकामनाएँ हैं। एक बार थैंक पुनः यू सो आपको मच सर। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ठीक है शिवम जी, होती है बात। ओके सर।